हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग अगले वीडियो के चरण में कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से यूनिट नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के आखिरी दो प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में छात्रों कहा गया है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो होगी उसके बेस अर्थात आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये हमारी शर्त है। और कहा गया है यदि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो अगर 13 सेंटीमीटर का हो तो शेष अन्य दोनों भुजाओं को आप ज्ञात कर लीजिए। और इसी चरण में प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण किए जाते हैं। और यहाँ पर सिस्टम क्या है कि किसी से एक विशेष दिन देखा गया है कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, प्रत्येक नग मतलब सिंगल पीस की, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। कहने का मतलब है कि एक बर्तन का जो रेट तय किया गया है वो इसके आधार पर तय किया गया है कि इस फैक्ट्री में एक दिन में कुल कितने बर्तन बने हुए हैं, उस संख्या का आप दोगुना कर दीजिए और प्लस उसमें 3 करके एक नग का रेट आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि उस विशेष दिन अगर कुल निर्माण लागत 90 रुपया फिक्स किया गया है तो आप बता दीजिए कि उस दिन कितने बर्तन बने और एक बर्तन की कीमत क्या थी। चलिए हम लोग पहले प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 में सबसे पहले हम लोग चित्र से समझेंगे कि अगर ये चित्र के अनुसार हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि ये साइड हमारा जो होता है वो बेस मतलब आधार होता है, ये साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है, और ये सबसे बड़ी जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्स जिसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है छात्रों, अब हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें जो कुछ शर्त लगाई गई है, इसमें शर्त कहा गया है कि जो ऊंचाई है, मतलब अगर हम इसको मेंशन करेंगे वर्टेक्स से तो ये ए बी जो है उस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, बी सी जो है उस समकोण त्रिभुज का आधार है, और ए सी जो है वो हमारे समकोण त्रिभुज का कर्ण है। तो यहाँ कहा गया है त्रिभुज की ऊंचाई मतलब ए बी जो है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर अगर हम आधार के वैल्यू को x मान लेते हैं तो प्रश्नानुसार x - 7 जो होगा वो समकोण त्रिभुज का लंब अर्थात उसकी ऊंचाई होगी। और कर्ण तो आपको दिया गया है, उसका वैल्यू कितना है 13 है। तो चित्र से हमको पता चल गया कि आधार को हम x मानेंगे और उसकी ऊंचाई जो होगी प्रश्नानुसार x - 7 होगी। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न संख्या 5 को जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना आधार जो होगा वो हमारा होगा x सेंटीमीटर का, इसलिए त्रिभुज की जो लंबाई होगी वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको मालूम है, ज्ञात है, त्रिभुज का जो कर्ण है वो हमारा है 13 सेंटीमीटर। इसलिए अब यहाँ पर हम एक प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, अर्थात लंब का वर्ग और आधार के वर्ग अगर आप योग करेंगे वो तीसरी सबसे बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो उसी प्रमेय की सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इस प्रमेय को हल करते लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और ये हमारा बराबर होगा कर्ण के वर्ग के। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। लंब जो हमारे पास यहाँ पर x - 7 का स्क्वायर, आधार है x स्क्वायर और कर्ण का वर्ग है 13 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी है a - b का होल स्क्वायर, तो उसको हल करेंगे। यहाँ पर हल करते हुए बढ़ेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा a स्क्वायर - 2ab, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे -14x, और प्लस b स्क्वायर, 7 का वर्ग होगा यहाँ पर 49, और फिर आधार का वर्ग x स्क्वायर और 13 का वर्ग हम ज्ञात करेंगे 169। x स्क्वायर ये हमारे सजातीय हो गए हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। 169 का पक्षांतर करेंगे तो -14x प्लस 49, और 169 पक्ष बदलते हुए माइनस में होगा। ठीक है, और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास उपलब्ध होंगे 2x स्क्वायर -14x
अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे 169 और प्लस 49 में, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस 120 जो हो गया 0 के बराबर। तो ये एक द्विघाती समीकरण मिला हुआ है। यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त करेंगे तो यहाँ पर होगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, तो एक द्विघाती समीकरण हमको मिला हुआ है, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया है, उस समकोण त्रिभुज का आधार जो x होगा, तो प्रश्नानुसार लंबाई जो 7 सेंटीमीटर का मतलब x माइनस 7 होगी। कर्ण हमको ज्ञात है 13 सेंटीमीटर। हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हुए एक द्विघाती समीकरण प्राप्त कर लेंगे, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 के। अब हम इस द्विघाती समीकरण को हल करेंगे और दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए हम समीकरण को लिख लेते हैं, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 2 संख्याएं ऐसी आपको सेलेक्ट करनी है कि जिसका गुणनफल ऋण 60 हो और योगफल या अंतर माइनस कितना हो, 7 हो। तो हमारे पास 2 संख्याएं मिलेंगी, 12 और 5। ठीक है, 12 और 5 में हम 12 को ऋण रखते हैं और 5 को रख देते हैं प्लस में, जिससे माइनस 7 हमको प्राप्त होगा। आप 60 का गुणनखंड करके संख्याएं मिलेंगी, उसमें 12 और 5 प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पर फिर हम x² और माइनस 12x का पेयर बनाएंगे प्लस 5x माइनस 60 का पेयर बनाएंगे और यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस 12। यहाँ से प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा x माइनस 12। ठीक है, इसलिए हमारे पास 2 फैक्टर होंगे, x प्लस 5 x माइनस 12 बराबर 0। दोनों गुणनखंडों की तुलना हम बारी बारी से 0 से करेंगे। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे जब x प्लस 5 बराबर 0 होगा तब x का मान माइनस 5 होगा, जो हम यहाँ पर अमान्य करेंगे, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की कोई भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। ऋण वैल्यू के साथ लंबाई नहीं ली जाती है। इसका मतलब हम यहाँ पर लेंगे जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर हो गया हमारा 12। हम x बराबर 12 को मान्य करते हुए दूसरी भुजा ज्ञात करेंगे। इसका मतलब अतः उस त्रिभुज का आधार जो है आपने x लिया था तो वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर लंबा, और उस त्रिभुज की जो लंबाई होगी जिसको आपने लिया था x माइनस 7, मतलब 12 में से 7 अगर आप माइनस करेंगे तो आपका होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार आपका जो उत्तर हो गया वो होगा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। कितनी आसानी से हम लोगों ने प्रश्न संख्या 5 को हल कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस प्रश्न को छोड़ते हुए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का जो प्रश्न है कि क्वेश्चन में जो कहा गया है, ऐसी बातें प्रश्न संख्या 2 में जो उदाहरण स्वरूप 2 क्वेश्चन मिले थे उसमें एक क्वेश्चन में आपसे कहा गया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग दोबारा हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 की समाप्ति पर अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। कहा गया है एक दिन में कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक विशेष दिन देखा गया कि एक जो बनाए हुए बर्तन उसका जो रेट फिक्स किया गया है वो बनाए गए बर्तनों की संख्या का पहले 2 गुना करेंगे, उसमें प्लस 3 करेंगे, फिर उस वस्तु की कीमत लागू की जाएगी। तो एक स्पेशल दिन कुल कीमत कुल निर्माण लागत प्राप्त हुआ 90 रुपये। चलिए हम हल कर लेते हैं। निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, चलिए उसी को हम मानते हैं कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x और प्रत्येक नग की लागत। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, प्रत्येक नग की लागत। तो प्रत्येक नग की लागत बर्तनों की संख्या अर्थात x के 2 गुने से, मतलब कितना हो जाएगा 2x, और उससे 3 अधिक थी तो इसमें कर देंगे प्लस 3। तो अगर बर्तनों की संख्या x होगी तो उस एक बर्तन की कीमत फिक्स की गई 2x प्लस 3 रुपये। ठीक है, क्योंकि लागत रुपए में बताया गया है। अब यहाँ पर हम करते हैं कि जैसा प्रश्न में कहा गया है
तो कथनानुसार आपके फैक्ट्री में कुल x बर्तन बने हुए हैं और एक बर्तन की कीमत फिक्स की गई 2x + 3 और इस प्रकार उनका गुणनफल अर्थात उस पूरे दिन की जो निर्माण लागत प्राप्त होती है वो आपको मिलता है 90 रुपये। ठीक है, एक बर्तन की कीमत गुणे कुल बर्तनों की संख्या बराबर कुल निर्माण लागत। इस प्रकार हम इस इक्वेशन को हल कर लेंगे। तो इक्वेशन जो प्राप्त होगा वो आपको होगा 2x² + 3x = 90। पक्षांतर कर लेंगे, 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको गौर करना है, ये भी मध्य पद के गुणनखंड से हल करेंगे तो आपको दो संख्याएं ऐसी खोजनी है कि जिनका गुणनफल जो हो वो बराबर हो -180। आखिरी संख्या 90 और x² का जो गुणांक है 2 के गुणनफल के बराबर। दो संख्या गुणा करने पर -180 प्राप्त हो और उन्हीं संख्याओं को या आप जोड़िए या घटाइए, वो मिले आपको +3 के रूप में। ठीक है, तो हम 180 का फैक्टर कर लेते हैं। जब 180 का फैक्टर आप करेंगे आपको ढेर सारी संख्या प्राप्त होंगी। ठीक है, अब आपको इतने अंक मिले हैं। अब इसमें से आप दो संख्या को बना लीजिए। अब यहाँ गौर करते हैं कि अगर हम एक संख्या लिखें 12, 3 दूनी 6 दूनी 12 और एक संख्या हो गया हमारा 15, 12 और 15 गुणनफल तो उनका 90 180 आना चाहिए। 90 दूना कितना होता है 180, तो 12 और 15 का गुणनफल 180 होगा और 12 15 का योगफल अर्थात अंतर भी कुछ भी करेंगे तो +3 आएगा। तो हमको दो संख्या मिल गई 12 और 15। हम यहाँ फैक्टर करेंगे, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। हम यहाँ पेयर बनाएंगे, 2x² का पेयर बनेगा 15x के साथ, माइनस कामन लेंगे 12x का पेयर बनेगा 90 के साथ। ठीक है, कामन लेंगे यहाँ से कामन केवल आपका x होगा तो यहाँ बचेगा 2x + 15, 2x + 15। यहाँ से हम कामन लेंगे 6 तो बचेगा 6 दूनी 12x + 15 = 0। इसका मतलब फैक्टर मिल गया आपको 2x + 15 और x - 6 = 0। ये हमारे दो गुणनखंड मिले हुए हैं। चलिए इसके आगे हम हल करते हैं। अब हम बारी बारी से तुलना करेंगे। जब 2x + 15 = 0 तो x बराबर -15/2। -15/2 ऋणात्मक में है और आपका एक फ्रैक्शनल नंबर है जो ऐसी संभावना बनेगी ही नहीं कि किसी कंपनी में किसी भिन्न के रूप में बर्तन की संख्या बने। इसका मतलब ये जो आपका आंसर है इसको हमने यहाँ पर अमान्य कर दिया गया। ठीक है, सेलेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब इसलिए x - 6 = 0 तब x बराबर 6। x बराबर कितना हो गया 6, मतलब उस दिन कंपनी में x के बराबर अर्थात 6 बर्तन बने हैं। इसका मतलब उत्तर जो आपका होगा तो आपको मिल गया है बर्तनों की संख्या जो x थी वो हो गई आपकी 6 और प्रत्येक नग की जो लागत है वो 2x + 3 है, 2x + 3। तो 6 का दुगुना 12 और +3 कर देंगे वो हो जाएगा 15 रुपये। ठीक है, मतलब उस दिन 6 बर्तन बनाए गए और एक बर्तन का रेट फिक्स किया गया 15 रुपये। तो 15 × 6 मतलब 90। कंपनी का कुल निर्माण लागत उस दिन का था 90 रुपये। ठीक है छात्रों, तो इस प्रकार हम लोगों ने पूरे द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 के हर एक प्रश्न को आज हल करते समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और अब आप इस प्रश्नावली को अच्छी तरीके से हल कर सकते हैं। ऐसे लोगों से निवेदन है जो मेरे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार जुड़े हुए हैं, कृपया वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप प्रश्न को अच्छे से समझ पाएँ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।